परफेक्ट। तो भाई कहानी क्या है आज, हम कहाँ पे मैंने कल छोड़ा था, सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर्स, राइट। हल्का सा लिखवा दिया था उसके बारे में। सैलिनिटी मीन्स द मिक्सचर ऑफ मिनरल सॉल्ट्स इन द सी वाटर लीड्स टू salinity of the water. Salinity of more than 24.7 parts per thousand is the upper limit of brackish water. ठीक है भाई। कौन कौन से सॉल्ट मिले होते हैं, लिख लो इसकी क्रोनोलॉजी, कौन कौन से सॉल्ट कैसे कैसे मिले होते हैं। तो ऊपर से है क्लोरीन, सोडियम, सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम। इसकी टेबल है क्या? शायद नई बुक में ना दियो, इसलिए लिखवा दिया। ये टॉप 1 2 3 4 5 6 टॉप 6 salt content in found in sea water. क्लोनासोमग्का, क्लोरीन, सोडियम, सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम। ठीक है। परसेंटेज भी लिखा भी आ गया। वो वही बस 18 10 2 फायदा नहीं है ना उसका। चाहे क्रोनोलॉजी याद कर लो कि परसेंटेज नहीं आएगी, क्रोनोलॉजी आएगी। तो ये सॉल्ट कंटेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है विच इज द मोस्ट सलाइन वाटर बॉडी ऑन द अर्थ। ऐसा कौन सा लेक है जो सबसे ज्यादा सलाइन है? लेक वैन, इट्स इन टर्की। तो लिख लो लेक वैन, जिसकी सैलिनिटी सबसे ज्यादा है, इट्स इन टर्की। सेकंड पे क्या है? डेड सी। ये कहां पे रे? ये तो नहीं लिखा। नहीं मैं बता दूंगा, वो मेडिटेरियन है, उसके बाद ब्लैक सी वो उसके छोटा। अबे डेड सी का है कंट्री। वेयर इज डेड सी? पहले लिख लो लेक वैन इज इन टर्की। ठीक है। मोस्ट सलाइन लेक ऑन अर्थ, मोस्ट सलाइन लेक ऑन अर्थ, लेक वैन इन टर्की, मोस्ट सलाइन लेक ऑन अर्थ। ठीक है। लेक वैन। सेकंड बात है डेड सी। डेड सी है भाई, इसकी लेक वैन की पता है सैलिनिटी कितनी है? 330 पार्ट्स पर थाउजेंड। लिख लो लेक वैन की 330 पार्ट्स पर थाउजेंड। कैसा उधर पास पार्ट्स पर थाउजेंड? लाइक दिस। ठीक है। सेकंड में डेड सी। कहाँ है रे अनुराग डेड सी? कहाँ पे है? ये तो रहा। कहाँ है डेड सी? ये वो कजाकिस्तान की साइड वाला है। क्या? ईरान में रेगिस्तान है वहां पे तो मस्त मस्त। जॉर्जिया है क्या? डेड सी नहीं पता है? भैया वही वाला है ना जो ईरान के ऊपर। सराउंडेड बाय 2 कंट्रीज, इजराइल एंड जॉर्डन। लिख लो सराउंडेड बाय इजराइल एंड जॉर्डन, डेड सी। ग्रेट सॉल्ट लेक, थर्ड नंबर, ग्रेट सॉल्ट लेक, इट्स इन ऊटा। ऊटा किस कंट्री का स्टेट है? अमेरिका का होगा। यूएसए। सारा अमेरिका उनका थोड़ी है क्या? अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, मतलब जो अमेरिका कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स वाला उसमें। तो यूएसए बोलो ना उनको, पूरा नॉर्थ अमेरिका उनका है क्या? अभी वो तो अमेरिका के ना, समझ क्या अमेरिका? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका तो नॉर्थ अमेरिका भी है, साउथ अमेरिका भी है, सेंट्रल अमेरिका भी है, राइट। स्टेट का नाम क्या था? ऊटा, UTAH, ऊटा। सॉल्ट लेक सिटी, सॉरी ग्रेट सॉल्ट लेक, वहां पे सॉल्ट लेक सिटी भी है।
ठीक है, लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग ओशन सैलिनिटी आर, किस किस फैक्टर पे डिपेंड होता है। नंबर 1 evaporation and precipitation। evaporation and, जहां पे ज्यादा evaporation होगा वहां पे वाटर क्या होगा, ज्यादा सलाइन होगा। कि evaporation में क्या होता है, पानी पानी उड़ जाता है, सॉल्ट बच जाता है, तो वहां पे ज्यादा क्या होगा, सैलिनिटी ज्यादा होगी, राइट। आपका और क्या होता है, देखो कि जहां पे प्रेसिपिटेशन बारिश ज्यादा होगी वहां पे सैलिनिटी कम होगी, कि बारिश एक फ्रेश वाटर वाला मामला है, ठीक है। तो जहां पे प्रेसिपिटेशन ज्यादा होती है वहां पे क्या होता है, सैलिनिटी कम होगी। समझ आ रही है। और क्या कहानी होती है, देखो बताता हूं नॉर्मली का और कहानी है। जहां पे रिवर वाटर मिलेंगी, जहां पे रिवर वाटर सी में मिलेंगी वहां पे कंपैरेटिवली ज्यादा फ्रेशनेस होगी, यानी कम सलाइन होगा। रिवर वाटर कैसा होता है, फ्रेश वाटर होता है। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर कहां में पाया जाता है, सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर कहां मिलता है। अबे कंट्री नहीं पूछ रहा, किस वाटर बॉडी में मिलता है, कल लिखवाया था ना। फ्रेश वाटर छोड़ो, वो वाटर ही बताओ। ग्राउंड वाटर नहीं नहीं, उससे पहले भी ओशियंस। यस, नंबर 1 ओशंस। इतने सारे समुद्र नहीं दिख रहे क्या यार। फ्रेश वाटर। मैंने क्या बोला बाद में, वाटर ही बता दो, वाटर, ठीक है। तो पहला ओशन, आइस एंड ग्लेशियर, फिर ग्राउंड वाटर, फिर फिर मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर। सॉइल मॉइस्चर। देख के क्यों बता रहे हो। आगे की याद नहीं आई ना, कि बस भी लेंगे। लेक के बाद सॉइल मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर, रिवर, स्ट्रिप और गैस। उसको कॉपी बंद कराई तुमने, शुरू कर दिया। याद करना है रे, याद करना है। क्या आप पढ़ो, पहला क्या है, ओशन, सेकंड आइस कैप एंड ग्लेशियर, थर्ड ग्राउंड वाटर, फोर्थ लेक्स, फिफ्थ सॉइल मॉइस्चर, सिक्स्थ एटमॉस्फेयर, सेवंथ रिवर्स एंड स्ट्रीम। एंड बी फॉर बायोस्फीयर, ठीक है, परफेक्ट। तो जहां पे फ्रेश वाटर एंट्री होती है किसी भी एरिया की, उस पानी को फ्रेशनेस मिल जाती है, सॉल्टनेस उसका कम हो जाता है। अगर मैं कंपेयर करवाऊं तुमसे, इंडिया है सपोज, ये इंडिया का पेनिनसुलर इंडिया, ये है बे ऑफ बंगाल, ये है अरेबियन सी। तो बताओ जो मैंने अभी बताया उसके हिसाब से किस में सैलिनिटी ज्यादा होगी, अरेबियन, क्योंकि इसमें रिवर्स हमारी कम मिलती हैं। और यहाँ पे जितनी हमारी सारी रिवर्स किस तरफ फ्लो रही है, यहाँ पे। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन, ठीक है, कि जिसमें फ्रेश वाटर ज्यादा मिलेगा रिवर्स का, वहां पे सैलिनिटी कम होगी, ठीक है। और क्या होता है, प्रेसिपिटेशन जो इसमें लिखी लो साथ में, हायर द प्रेसिपिटेशन लोअर इज द सैलिनिटी, हायर द प्रेसिपिटेशन लोअर इज द सैलिनिटी। आराम से बैठ पा रहे हो वहां पे, हाँ भाई रिवंश, ठीक से बैठ पा रहे हो, थोड़ा आगे आगे तो हल्का सा, हाँ। क्या नाम है इसका, प्रशांत, अपनी साइड में थोड़ी हल्की से इधर कर लो आगे करके, ठीक है। अनुराग तुम थोड़ी इधर कर लो उसकी तरफ, उसकी उसने तुमने सही करके, बस परफेक्ट, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कहानी है। सेकंड पॉइंट लिखो, सरफेस salinity is greatly influenced in, surface salinity is greatly influenced in coastal region by fresh water flow from rivers, by fresh water flow from rivers and in polar region by process of freezing and thawing of ice, and in polar region by process of freezing and thawing of ice.
थर्ड पॉइंट लिखो, फ्रीजिंग एंड थॉइंग, बर्फ जम जाना। थर्ड पॉइंट, विंड ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस, विंड जब वो एक जगह पानी दूसरी जगह ले जाएगी, है ना, कम सॉल्टी पानी को विंड बहा के दूसरी तरफ ले जाएंगी तो क्या होगा, मिक्सिंग हो जाएगी, उसका कम हो जाएगा जो भी सॉल्ट वाटर होगा वहां पे। ठीक है, तो लिखो विंड ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस सैलिनिटी, विंड ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस सैलिनिटी ऑफ एन एरिया by transferring water to other areas, by transferring water to other areas. Salinity, temperature and density, salinity, temperature, density ऑफ अ वाटर आर इंटररिलेटेड, ये आपस में एक दूसरे से इंटरलेट होते हैं। सैलिनिटी, टेम्परेचर, डेंसिटी। देखो भाई इतना याद रखना, देखो जो पानी ज्यादा सैलाइन होगा, है ना, यानी उसमें सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, है ना, सिंपल सी बात है, हैवी होगा तो उसकी डेंसिटी भी इसको बना लो ताकि पता लग जाएगा कैसे इंटरलेटेड है। जो पानी ज्यादा सलाइन होगा उसकी डेंसिटी भी हाई होगी, और डेंस वाटर क्या होता है, नीचे सिंक होता है, और लाइटर वाटर इसके ऊपर तैरेगा, राइट। तो ये मामला होता है, डेंस यानी नीचे रह जाएगा, लाइटर ऊपर आ जाएगा। इतने नीचे जाएंगे खारा पानी का होता है, जितने नीचे जाएंगे उसका बताएंगे अभी, ये सरफेस वाटर से रिलेटेड था। भैया जो ओशंस में बारिश होती है, बारिश तो फिर फ्रेश वाटर की होती है, वो बिल्कुल नहीं होता। वही बताया, तुम थोड़ा लेट आए थे। भैया मैं अभी ओके, तो बता दिया मैंने, बारिश से आपका जब बारिश होती है तो सैलिनिटी कम होती है कि फ्रेश वाटर है वो। ठीक है, अब जैसे मैंने एक टेम्परेचर प्रोफाइल लिखवाई थी पहले, जब टेम्परेचर वाला काम कर रहे थे, कि पहले जो आपका जो टेम्परेचर घटता है वो नॉर्मल घटता है हल्का सा, फिर अचानक से एक स्टीप घटना शुरू होता है और फाइनली नॉर्मल हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं जहाँ पे स्टीप घटना शुरू होता है, थर्मोक्लाइन। ऐसे ही सैलिनिटी का मामला होता है, सैलिनिटी पहले हल्की हल्की थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, अचानक से और ज्यादा, कम मतलब कि 1 मिनट इसमें कम है, ज्यादा वाला मामला है, हाँ ज्यादा होती है, ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे नीचे आएंगे तो ज्यादा होगी, एंड देन फाइनली अचानक से वो बढ़ती है। उस बढ़ने वाले एरिया को क्या बोलते हैं, हेलोक्लाइन, हेलोक्लाइन। इट इज द एरिया इन विच द सैलिनिटी ऑफ द वाटर राइजेस सडनली। लिख लो इसको कि द लोअर सैलिनिटी वाटर रेस्ट ओवर द, मैंने बताया लाइटर वाटर ऊपर रहता है, द लोअर सैलिनिटी वाटर रेस्ट अबव द हायर सैलिनिटी डेंस वाटर, रेस्ट ओवर द हायर सैलिनिटी डेंस वाटर। Salinity generally increases with depth. Salinity generally increases with depth, and there is distinct zone, called the halocline, where salinity increases sharply. हाँ भाई, क्या नाम है इसका, क्या नाम है, मनीष। मुझे बताओ, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि एक वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, एक -40, एक -4, एक +4 और एक 40।
ठीक है। वाटर सबसे ज़्यादा डेंस किस टेम्परेचर पे होगा? -4 डिग्री पे। और कोई बताएगा? +4। और कोई बताएगा? +4। +4 पे होगा। +4 लिख लो इसको। ये क्वालिटी है वाटर की, सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाटर की किस टेम्परेचर पे होती है? +4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। ठीक है। तुमने देखा होगा जब आप फ्रोजन रिवर देखते होंगे, देखिए फ्रोजन रिवर्स हैं क्या, ऊपर से फ्रोजन होती है लेकिन नीचे उनका चल रहा होता है पानी, रिमेंबर? तो नीचे लेकिन ज़्यादा डेंस वाला मामला है। ऐसे समझना उसको हल्का सा कि व्हेन यू गो इन डाउन द वाटर यू विल हैव ग्रेटर डेंसिटी। ओके, सो दिस इज द केस कि +4 डिग्री सेल्सियस जो रेंज है वाटर की इज द मोस्ट डेंस। यहाँ पे मोस्ट डेंस वाटर मिलेगा आपको। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे 10 डिग्री चनाल क्या करता है? ठीक है, तो ये कहानी है। मैंने इसे एक और चीज लिख लो कि बे ऑफ बंगाल कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल इज लेस सलाइन देन अरेबियन सी because of less evaporation and high influx of river water. High influx of river water compared to Arabian Sea. अब आता है मूवमेंट ऑफ वाटर। मूवमेंट ऑफ वाटर, हमारा जो ओशन वाटर होता है, क्या हुआ? तो ओशन वाटर होता है वो 3 टाइप से मूव करता है। कौन कौन सी? लाइक अगर हम मूवमेंट को देखें तो बोलेंगे कि भाई 2 टाइप से तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है, लाइक मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। मूवमेंट उसकी होती है 2 टाइप की, एक हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल 2 टाइप की होती है, सुन रहे हो? हॉरिजॉन्टल 2 टाइप की, एक वेव्स, एक ओशन करंट, ओशन करंट्स। और तीसरी जो मैंने बताया था, तीसरी वाली वो होती है टाइड्स। समझ आ गई? ऐसे कहेंगे तो 3 और ऐसे कहेंगे तो 2, प्रॉपर एकदम सेग्रीगेशन। अगर हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है सी वाटर तो 2 टाइप से मूव करेगा। ओशन करंट्स मैंने बताया, जब ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है उसे ओशन करंट कहेंगे। हल्का हल्का बता रहा हूँ, फिर समझाएंगे अच्छे से। वेव क्या होती है? पत्थर मारा कोई पानी में, ऐसे से निकलती है, ऐसे से, राइट? तो उसमें पानी आगे नहीं जाता। जैसे यहाँ पे उन्होंने पत्थर मारा तो ऐसे ऐसे वेव्स निकलेंगी, समझ रहे हो? तो पानी आगे नहीं जा रहा है, वो वेव्स आगे जा रही हैं, उसकी एनर्जी आगे जा रही है। एनर्जी जैसे साउंड जो होता है, साउंड मीडियम, जैसे मीडियम है, मैं बोल रहा हूँ तो ये जो मेरे जो पास एयर है ये प्रॉपर आगे नहीं जा रही है, आवाज आगे जा रही है। कैसे? टकरा टकरा के। ऐसी वेव का कहानी होती है। जो एनर्जी है आपकी, जो एनर्जी, वेव एनर्जी, वो आगे जाती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वाटर आगे नहीं जाता इसमें। ओशन करंट में पानी पूरा बल्क का बल्क आगे जाता है। जैसे रिवर में देखे पानी बहता रहता है, वो है आपका ओशन करंट। जैसे ओशन में भी अलग अलग पानी बहेगा, उसे ओशन करंट बोलेंगे। लेकिन इसमें एनर्जी, वेव एनर्जी आगे जाती है, वेव आगे जाती है, पानी आगे नहीं जाता। पानी बस हल्का सा मूव करता है अपनी अपनी पोजीशन पे आगे पीछे। समझ आ रही है क्या डिफरेंस है दोनों में? दिस इज वेव एंड दिस इज ओशन करंट। टाइड क्या होती है? वर्टिकल राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ वाटर। वर्टिकल राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ वाटर को टाइड कहते हैं। वर्टिकल है जब ऊपर पानी उठ रहा है एकदम मस्त तरीके से, उसे टाइड बोलेंगे। तीनों का मूवमेंट होने का फोर्स अलग है। तीनों का मूवमेंट होने का फोर्स अलग है। वेव जनरली विंड्स करती हैं। आपकी विंड्स जो होती हैं, विंड्स, चलो अब करवाते हैं, इनको लिख लो पहले फटाक से। हाँ बना लो, अच्छा ना, समझ आ जाएगा। क्या दिक्कत है? इसको बना लो।
कि मोमेंट ऑफ ओशन वाटर आर ऑफ 3 टाइप्स और फटाक से टेबल बना लेना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट 2 टाइप में होता है, वेव्स के फॉर्म में, ओशन करंट्स के फॉर्म में। तो लिखो वेव सेटिंग डाल लो, उसमें लिखो वेव्स आर एक्चुअली द एनर्जी, जैसे मैंने बताया अभी, वेव्स आर एक्चुअली द एनर्जी, नॉट द वाटर एज सच, नॉट द वाटर एज सच which moves across the ocean surface. Waves are actually the energy, not the water as such, which moves across the ocean surface. Water particles only travel in a small circle, as the wave passes. जैसे पानी के पास से वेव गुजरती है, वाटर पार्टिकल सर्कुलर मोशन फॉलो करता है। ओपन द चैप्टर नंबर 14, सर्कुलर स्मॉल सर्कल एज द वेव पासेस। फटाक से चैप्टर नंबर 14 खोलो, नीचे वेव का डायग्राम बना हुआ है, दिख रहा है? उसमें देखो, ये देखो रे, ऐसे ऐसे डायग्राम बना होगा। ये डायग्राम दिख रहा है ऐसा बना हुआ बुक में? तो देखो पानी गोल गोल घूम रहा है हल्का सा, नीचे उसमें डायग्राम बना हुआ है कि क्या होता है, जैसे आगे वाली वेव नीचे गिरती है वो नीचे के पानी को पीछे की तरफ धक्का मारती है, ओके, जिससे कि जब पीछे वाला पानी जो है वो आगे जाने के लिए फिर वो दोबारा से ऊपर उठता है लाइक दिस, और जब धक्का मारती है तो इनका सर्कुलर फैशन फॉलो होता है एक तरीके से, लाइक दिस सर्कुलर फैशन, ओके। वेव्स ब्रेक हो जाती हैं। देखो वेव्स की ना क्या क्वालिटी है, क्या क्या क्वालिटी है देखो, जैसे मैं नॉर्मल एक को बनाता हूं, ऐसे ये वेव्स है नॉर्मल, आगे जा रही हैं, ठीक है। इसे कहते हैं क्रेस्ट, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्रो, TROUGH, ट्रो, ओके। अगर मैं इसको लाइक एक ऐसे लाइन बना लो, ठीक है, तो दिस इज क्रेस्ट, दिस इज ट्रो, और वेव हाइट क्या होगी? A + B, समझ आ गई? हाइट फ्रॉम क्रेस्ट टू ट्रो इज कॉल्ड वेव हाइट। समझ आ गई वेव हाइट क्या होती है? वेव हाइट। वेव एम्पलीट्यूड क्या होता है? वेव हाइट का डिवाइडेड बाय 2, वेव एम्पलीट्यूड। कैरेक्टरिस्टिक है, टेबल बनी हुई है साइड में, देखो 3-4 नाम है उसमें, ठीक है। और क्या है? वेव क्रेस्ट एंड ट्रो बता दिया, वेव हाइट बता दिया, वेव एम्पलीट्यूड बता दिया, वन ऑफ द वेव हाइट। वेव पीरियड क्या होता है? टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल कि जब 2 क्रेस्ट या ये 2 क्रेस्ट यानी 1 और 2 क्रेस्ट, या फिर 2 ट्रो 1 या 2, ठीक है, या तो 2 क्रेस्ट या 2 ट्रो जब एक पॉइंट को पार कर रहे हैं, कितने टाइम में कर रहे हैं, उसे बोलेंगे वेव का टाइम पीरियड, ठीक है। 2 सक्सेसिव, 2 क्रेस्ट या फिर 2 ट्रो, या तो ये वाला पार्ट या फिर ये वाला पार्ट, समझ आ गई? एक ही बात है ना, चाहे उनको ले लो चाहे उनको ले लो। दिस इज वेव पीरियड। वेवलेंथ क्या होती है? डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस। जैसे ये था, हमने टाइम निकाला, अभी अगर डिस्टेंस नापेंगे बस, उसे क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। वेवलेंथ का साइन ऐसा होता है लैम्डा, ठीक है रे। वेवलेंथ। वेव स्पीड कितनी स्पीड से जा रही है? नॉट्स में नापते हैं, KNOTS नॉट्स, फाइन। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/T, जो टाइम पीरियड आया 1/T कर दो उसको, उतने टाइम पीरियड में कितने ट्रो एंड क्रेस्ट बन रहे हैं आपके, इस टाइप से कितनी साइकिल बन रही,
ठीक है, एक कहानी है। वेव खत्म कहां पे होंगी? वेव खत्म तो लिख लो इसको, इफ द डेप्थ ऑफ वाटर, if the depth of water is less than half of the wavelength, if depth of water is less than half of the wavelength, then the wave breaks. यानी जैसे ही वेव्स शोर लाइन के पास आएंगी, वेव्स ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी। कब होएगी? जैसे ही उसकी डेप्थ कितनी हो जाएगी? हाफ। किससे? लेस देन हाफ ऑफ द वेवलेंथ होगा तो आपकी वेव ब्रेक हो जाएगी, वेव नहीं दिखेगी, वेव मर जाएगी। ठीक है, ये कहानी। तो सी शोर पे आके आपकी क्या होती है? वेव ब्रेक हो जाती है। दिस इज ऑल अबाउट वेव। लिख लो इसमें इसकी फोर्स लिख लो। मोस्ट ऑफ द वेव्स आर कॉज्ड बाय विंड। मोस्ट ऑफ द वेव्स आर कॉज्ड बाय विंड्स ड्राइविंग अगेंस्ट द वाटर। जो थोड़ी स्टीप दिखती है, थोड़ी बड़ी दिखती है वेव्स, वो यंग होती है, यानी अभी अभी बनी है। जो दूर से आती हैं वो थोड़ी कम दिखती हैं। ठीक है, तो लिख लो सी वेव्स स्टीप वेव्स यानी थोड़ी बड़ी, आर फेयरली यंग वंस, यानी पास से ही बन के आई है। स्टीप वेव्स आर फेयरली यंग वंस and are probably formed by the local wind, and are probably formed by the local winds. Slow and steady waves originate from far away places, possibly from the another hemisphere, ठीक है, possibly from the another hemisphere. नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टली करवा दें, पहले टाइड कर लो। नेक्स्ट मूवमेंट इज टाइड। ठीक है, वेव्स का फोर्स क्या है? किस लिए बन रही है? विंड एक्शन से। ठीक है, विंड एक्शन। विंड जब फोर्स करती है पानी को तो वेव्स क्रिएट करते हैं। ये हो गया। अब कहानी आती है टाइड। देखो यार, ये है अर्थ, अर्थ पे अट्रैक्शन होता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल पुल। तो उसकी तरफ से एक बल्ज होता है, लाइक बल्ज मतलब पानी का उठाव होता है, टाइडल बल्ज। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन। ठीक है, सन क्योंकि काफी दूर है उसके लिए लाइक वो बहुत कम माना जाता है, बहुत ही कम, ज्यादा लाइक इतना भी नहीं, बट यस इट इज वेरी वेरी लेस देन, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन इज वेरी वेरी लेस देन दैट ऑफ मून। ठीक है, एक इसकी वजह से होता है। अब इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से एक और बल्ज क्रिएट होता है, एंड दैट इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ विच इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से एक और बल्ज क्रिएट हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से एक और टाइडल बल्ज क्रिएट हुआ अर्थ पे टू काउंटर बैलेंस दिस। तो बेसिकली देयर आर टू टाइडल बल्जेस appear on the earth because of two different forces. This is gravitational attraction of moon and sun, and another due to centrifugal force of because of rotation of the earth. ठीक है, ये कहानी डायग्राम देखो, ओपन दिस डायग्राम, दिख रहा है? तो इसलिए दो बल्स दिखते हैं हमेशा अर्थ पे इस टाइप से, वन इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड वन इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून। अब ये होती है कहानी। तो इससे टाइड्स बनती हैं। अब कमाल की बात यह है यार, हमारे जो सन और मून की पोजीशन है, ठीक है, ये दिन में कभी कभी जैसे कि डायरोनल टाइड्स दिन में 2 बार होंगी। ठीक है, डायरोनल दिन में 2 बार। आपकी क्या कहते हैं, सेमी डायरोनल
24 घंटे में 4 बार होती है बेसिकली वो। जैसे ये 24 घंटे में डायरेनल वाली क्या होगी, एक दिन में एक रात में, ऐसे करके 12 घंटे गैप में। आपकी सेमी डायरेनल क्या होगी, हाफ हाफ डे में कि 6 घंटे में एक बार, तो बेसिकली 4 बार। आपकी मिक्स टाइड वो अलग है, उसको छोड़ो। तो बेसिकली हमको ये टाइड पता होती है, क्यों कि कब उठने वाली है, बिकॉज वी नो द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ सन एंड मून, बिकॉज ऑफ आवर लाइक ज्योग्राफी एंड बिकॉज ऑफ आवर साइंस वी हैव कैलकुलेटेड द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ सन एंड मून, so that we can calculate that when the next tide will rise and when the next tide will fall। ये कहीं समझ आ रही है? तो इसका फायदा हुआ। टाइड्स बेनिफिशियल होती हैं कहाँ पे, किस फॉर्म में बेनिफिशियल होती हैं? हाँ, एनर्जी बनाने में, बिल्कुल, टाइडल एनर्जी। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं इसको, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट, इट्स एनर्जी। वी कैन कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ टाइडल टू द इलेक्ट्रिसिटी, राइट, टाइडल पावर प्लांट्स। और क्या कर सकते हैं, देखो क्या होता है, जैसे हमारा वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल वाला एरिया, यहाँ पे डेल्टा वाला मामला है, राइट, मिट्टी है, तो शिप्स अंदर तक आ नहीं पाती, ओके, धंस जाती है। लेकिन जब टाइड आती है तो शिप्स क्या करती हैं, यहाँ पे आके खड़ी हो जाएंगी, और जैसे ही टाइड का वेट करती हैं, टाइड आती है तो फटाक से अंदर चली जाती है और अगली टाइड के साथ बाहर आती है। तो ये हेल्पफुल है नेविगेशन में, पोर्ट्स को अच्छे से काम करवाने में। और क्या काम है इनका, यहां पे पॉल्यूटेड वाटर इकट्ठा हो गया, टाइड के साथ चला गया पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूशन रिमूव करने के लिए पोर्ट्स पे। और क्या काम आता है, सेडिमेंट्स रिमूव करने के लिए, यहां पे सेडिमेंट है, बताया मैंने, सेडिमेंट रिमूव कर देती है। तो टाइड्स के ये फायदे हैं, बेनिफिट्स ऑफ टाइड्स। नेविगेशन के लिए काम आती है, सिल्टिंग एंड डिसिल्टिंग यानी कि सिल्ट हटाने के लिए काम आती है पोर्ट्स का, बिल्कुल, फिशिंग में काम आती है। जो आपके क्या कहते हैं, आपके फिशरमैन होते हैं, उन्हें दिख रहा है टाइड आ रही है, बाद में जाएंगे, ठीक है, काइंड ऑफ दैट थिंग। आइलैंड्स को भी कनेक्ट करती है, आइलैंड्स भी आराम से, तो जैसे रात को दिखता है क्लियर, ओके, दिन में, और हाँ रात को नहीं दिखता, दिन में क्लियर हो जाता है थोड़ा बहुत। अरे वो मैन में देखा है कि हाई टाइड है, वहाँ वो करता है, ठीक है। तो ये कहानी है टाइड्स की, फाइन। तो टाइड समझ आया, टाइड आप लिख लो, इसके बारे में थोड़ा लिख लो फटाक से। द पीरियोडिकल, मतलब ये दिन में 4 बार आएंगे, अलग अलग टाइप की टाइड है, बताऊंगा, अभी बता रहा हूं। द पीरियोडिकल राइज एंड फॉल, द पीरियोडिकल राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल वंस और ट्वाइस अ डे, द periodical rise and fall of sea level once or twice a day, mainly due to attraction of sun and the moon, is called tide. Okay? The tide generating forces is the difference between gravitational attraction of sun, gravitational attraction of moon and sun, एक साथ लिख दो, moon, attraction of moon and sun, and centrifugal force. ओके, इसमें देखो, पेज पलटो अपना, बुक खोलो, बुक, उसमें देखो टाइप्स ऑफ टाइड दिख रही होंगी, टाइप्स ऑफ टाइड दिख रही हैं। इसमें लिखा है पहले में सेमी डायरेनल टाइड्स व्हेन देयर इज 2 हाई टाइड एंड 2 लो टाइड, यानी टोटल 4। When there is 2 high tide, 2 low, उसे semi diurnal tides कहेंगे। When there is 1 high tide and 1 low tide, उसे diurnal tide कहेंगे। मिक्स में क्या होता है, देखो ये जो हाई टाइड एंड लो टाइड, इनकी हाइट सेम है, बस नाम अलग है। इनकी हाइट दोनों की सेम है, नाम अलग है। मिक्स टाइड में क्या होता है, हाइट डिफरेंस आ जाता है, देख लो इसमें, ठीक है। मिक्स टाइड्स में क्या है, बेसिकली आपका हाइट वेरी करती है, ठीक है, कुछ स्मॉल कुछ ज़्यादा। अब आता है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा फैक्ट, कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की हाईएस्ट टाइड कहाँ पे होती है।
वर्ल्ड की सबसे ज्यादा हाईएस्ट टाइड होती है बे ऑफ फंडी में. हाँ कैनेडा. इट्स इन कनाडा, नोवा स्कोटिया. क्या तो भैया ओके, बे ऑफ फंडी लिख लो. वर्ल्ड्स हाईएस्ट टाइड अकर्स इन बे ऑफ फंडी. टूरिस्ट प्लेस है, लोग जाते हैं देखने. 15 से 16 मीटर की टाइड आती है यहाँ पे. 15 से 16 मीटर की बताओ. ठीक है, ये देखो. अब है एक चीज, नीप टाइड्स एंड क्या कहते हैं, स्प्रिंग टाइड्स. ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार सीडीएस में आता है. ये डायरोनल और सेमी डायरोनल नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन आता क्या है आपका, नीप टाइड्स एंड स्प्रिंग टाइड्स. कि बनती कैसे हैं. देखो यार, ये है अर्थ, राइट. दिस इज अर्थ. यहां बनाते हैं कि दिस इज अर्थ, राइट. दिस इज मून, दिस इज सन. मून राउंड लगाते हैं इसके, है ना, ऐसे. तो मून तो कहीं भी आ सकता है इन अ मंथ. तो जब मून की पोजीशन इसके स्ट्रेट लाइन में होती है, कब होती है, जब मून की पोजीशन अर्थ के स्ट्रेट लाइन में होती है, या तो यहां हो सकती है और कहां हो सकती है, है ना. या तो मून यहां हो. तो इन बोथ केसेस व्हेन सन, मून एंड अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन, तो जो टाइड उठेंगी उसे कहेंगे स्प्रिंग टाइड्स. क्या बोलेंगे, स्प्रिंग टाइड्स. व्हेन दिस थिंग अगर, इसमें एक हाई टाइड होती है, एक लो टाइड होती है. 15-15 दिन का गैप, क्योंकि एक महीने में तो मामला हो जाता है. दिस इज, ये अमावस का चांद है या उसका चांद है. दिस इज न्यू मून डे. न्यू मून, अमावस होती है इस टाइम, जब अमावस होती है सन के बीच में होता है मून. हमें नहीं दिखता क्योंकि ये वाला जो उजाला हो रहा है यहाँ पे हो रहा है, समझ रहे हो, और हमें ये पीछे वाला पार्ट नहीं दिखता उसका. समझ आ गई. तो हम तो यहाँ है ना बेसिकली. ये कौन है, प्रशांत. मून नहीं दिख रहा, और जब यहाँ पे है आपका मून, तो सन की रोशनी तो मुंह पे पड़ रही है इसके. तो ये वाला पार्ट इसका ऐसे रहता है, और ये वाला दिखता है हमको. दिस इज फुल मून डे. फुल मून डे. इन न्यू मून डे, इन फुल मून, मतलब डे थोड़ी, इन न्यू मून टाइम एंड फुल मून टाइम यू हैव स्प्रिंग टाइड्स. व्हाट डज इट मीन, व्हेन सन, मून एंड अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन. समझ आ गया. अब क्या है, अब इसका उल्टा ले लो. जब मून यहां पे होगा और जब मून यहां होगा, समझ आ रही है. तो इसमें क्या है, सन और मून का काउंटर बैलेंस हो जाता है फोर्स का मामला. तो टाइड्स इतनी ऊंची नहीं उठ पाती, इतनी ऊंची उठनी चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस रीजन. ये दोनों आपस में काउंटर करती हैं. समझ आ गई. उन्हें नीप टाइड्स कहते हैं. भैया आप लोग कहते हैं सूरज की, सन की बहुत कम फोर्स होती है. बिल्कुल होती है, लेकिन कम बेशक होती है, हल्का सा कहीं ना कहीं काउंटर करता है, जिसकी वजह से वो टाइड की हाइट को गिराता है. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगी रही है, तभी तो अर्थ घूम रही है सन के अराउंड, वरना क्यों घूमती अगर नहीं लगती तो. ठीक है, तो लिख लो दूसरा कौन सा था, स्प्रिंग टाइड. नीप टाइड. हेडिंग डालो स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स. स्प्रिंग टाइड में लिखो when sun, moon and the earth, when sun, moon and the earth are in a straight line, the height of the tide will be higher. This is लिखो. When the sun, moon and the earth are in straight line, the height of the tide will be higher. These are called spring tides. They occur twice a month. They occur twice a month. कब कब? One on full moon period and another on new moon period. They occur twice a month. One on full moon period and another one on
हाँ भाई, क्या नाम है इसका? हरिवंश। हाँ भैया। इस बीच मिक्स टाइड आएंगी जब हाइट डिफरेंस होगा, समझ आ रहा है? इस एरिया में जब यहां पे होगा हाइट से परफेक्ट, जब मामला अलग अलग होगा काउंटर करेंगी फोर्सेस, यू विल हैव मिक्स्ड टाइड्स डिपेंडिंग ऑन द हाइट्स। नीचे वाला डायग्राम पे नीप टाइड। बिल्कुल, ये नीप टाइड। अगर इसको हटा देते हैं, जैसे मैं इसको हटा, ये तो हो गया, समझिए? हाँ, ये हो गया आपका किसका? मून उसका स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड्स का। और इसको कर दो इस नीप टाइड्स का, ठीक है? ये है स्प्रिंग टाइड्स, ये है नीप टाइड्स। व्हेन दे आर लाइक अर्थ, सन एंड मून आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। लिख लो नीप टाइड्स में। नीप टाइड में लिखो, नीप टाइड में। आज टाइम बचाना तो लेक्चरेट भी करवाएंगे एक, ठीक है? लेक्चरेट के बारे में बताएंगे पहले, उस दिन बताना भूल गए थे भाई, एसएस के बारे में बता देता उस दिन। पहले लेक्चरेट बताएंगे और लेक्चरेट करवाएंगे। आजकल इंडो चाइना बहुत चल रहा है, हाँ भैया। सीनो इंडिया पूछते हैं थोड़ा हल्का फुल्का, साइनो। तो ये कहानी है भैया हम्म सेकंड। भैया जब आपने बोला कि यहाँ पे फोर्स काउंटर होती है, तो वहाँ पे तो बे ऑफ हुंडी में तो भैया 15 से 16 मीटर की टाइड जा रही है। तो वो तो? नहीं जा रही जब काउंटर हो रही है तो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस थिंग। स्प्रिंग टाइड्स वाला एग्जांपल बे ऑफ फंडी में, दीज आर द प्लेसेस। बे ऑफ फंडी का एक और कारण है, बे की शेप्स भी आपकी टाइड को बढ़ाती हैं। बे का जो शेप है ना, जिस जैसे लाइक शेप ऑफ द बे ऑल्सो क्रिएट्स द टाइड्स, मतलब रेजेस द हाइट ऑफ टाइड कहेंगे इसको, लाइक, ठीक है? समुद्र के खाली पानी में ज्यादा हाइट की टाइड नहीं होंगी एक तरीके से, यू विल हैव ग्रेटर हाइट ऑफ टाइड्स इन द बे एरिया, ठीक है? तो ये कहानी है। अरे अलग अलग टाइड उग रही हैं, मतलब अलग अलग एरिया में बढ़िया बढ़िया आ रही हैं, सबका मामला अलग 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 डिस्टेंस पे है। तो वहां पे कोई तो होगा ना किसकी सबसे ज्यादा टाइड, हर एक पे बराबर थोड़ी उठेगी। हर एक वाटर वाला मामला अलग है, वाटर एरिया सब पे अलग अलग जगह पे है, सब एरिया पे अलग अलग अमाउंट का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंसेस। देन यू विल हैव दैट एरिया, बे ऑफ फंडी वाला एरिया, बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ बे टू यू हैव द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ टाइड इन दैट एरिया, ठीक है? तो ये कहानी लिखो रे अब नीप टाइड में। नीप टाइड में लिखो, व्हेन सन moon, when sun, moon and earth are right angle to each other, are right angle to each other, then forces of sun and moon tends to counteract one another, ठीक है? जब सन सबसे पास होता है अर्थ के, क्या बोलते हैं उसे? पेरिहीलियन। जब सन और अर्थ सबसे पास होते हैं, ठीक है? एपीहीलियन जब सन एंड अर्थ सबसे वाइड होते हैं और ये पास दूर, ठीक है? एपीहीलियन। इनकी एग्जैक्ट डेट्स पता है हम लोगों को। दिस इज 3rd Jan, दिस इज 4 जुलाई। ऐसे ही मून के रिस्पेक्ट में भी कहानी होती है, उसे पेरिजी एंड एपोजी कहते हैं। पेरिजी, PERIGEE, पेरिजी। इट्स इसका टाइम दिया है? नहीं दिया इसका टाइम। एपोजी
जब मून और अर्थ डिस्टेंट, सबसे दूर होते हैं और ये सबसे पास। लिख लो इसको भी, PERIGEE, पेरिजी। भैया ऊपर से लिखवा दो। ऊपर से लिख लो, क्या कहते हैं इसको, पेरिहिलियन। पेरिहिलियन is the time when earth and sun are closest to each other. Perihelion, ब्रैकेट में लिख लो January 3। एपिलियन में लिखो एपिलियन, when sun and earth are farthest from each other, it is called aphelion, ब्रैकेट में 4 जुलाई। ठीक है, अगला लिखो, एक सेकंड क्या था इसका चार्ट में? when moon's orbit is closest to earth, it is called perigee, PERIGEE। PERIGEE। when moon's orbit is farthest from earth, it is called क्या भैया कुछ नहीं कहना। apogee। होमवर्क लिख लो, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड लिख के लाओगे, बता दिया मैंने नेविगेशन में। ठीक है, एंट्रेंस ऑफ शिप के लिए काम आती है, टाइडल एनर्जी पावर प्लांट, टाइडल पावर प्लांट के लिए काम आती है। ठीक है, ओशन करंट लिखो, ओशन करंट्स, ओशन करंट्स। ओशन करंट आर रेगुलर ट्रांसफर ऑफ volume of water in a definite path and direction. Regular transfer of volume of water in a definite ocean current, पता ही है नॉर्मली कोल्ड एंड वार्म होते हैं। ठीक है, फोर्स लिख लो इनकी हल्की सी, कि द प्राइमरी फोर्सेस that influence the currents are number 1 heating by solar energy, हीटिंग होगी, लो प्रेशर हाई प्रेशर क्रिएट होगा, पानी एक दूसरे से दूसरी जगह पे जाएगा। ठीक है, सेकंड विंड्स, विंड भी पानी ले जाती है। थर्ड ग्रेविटी, जहां पे हाई डेंसिटी वाटर होगा वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, क्या होता है यार ग्रेविटी का, मैं ऐसे समझो कि इक्वेटर पे ना थोड़ा सा पानी उठा हुआ रहता है, इक्वेटर पे पानी एक्सपेंड होता है बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, पोलर साइड में पानी ठंडा होता है, डेंसिटी की वजह से भारी हो जाता है, और भारी की वजह से क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से नीचे जाएगा। तो पानी फिर इक्वेटर से जाता है किस तरफ, ऊपर की तरफ। दिस इज ग्रेविटी। ओके, तो इक्वेटर पे थोड़ा सी लेवल हाई है बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ हायर हीटिंग ऑन इक्वेटर, जिसकी वजह से फ्लो हो रहा है इस तरफ, इक्वेटर से दूसरी तरफ। देखो करंट्स भी देखो, यू कैन सी द करंट्स इक्वेटर से दूसरी तरफ जाते हुए देखेंगे। ओशन करंट्स देखो, अगले पेज में, अगला पेज पढ़ लो बस सीधा, दिख रहा है बुक में ही, अरे बुक में ही देख लो यार, बुक में ही अगले पेज में, ओपन द बुक, यू कैन सी इन बुक 2। कौन सा भैया? लास्ट पेज खोलो इस चैप्टर का। जा रहे हैं इक्वेटर से ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, हाँ भैया नीचे जा रहे हैं। तो दिस इज द केस ओनली।
क्या? आपका इक्वेटर पे हाई हीटिंग होने के कारण, थर्मल एक्सपेंशन होने के कारण थोड़ा सी लेवल ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है, इक्वेटर पे, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर लेवल हाई है। और पोलर एरिया में क्या है, थोड़ा सा डेंस मामला है कंपैरेटिवली, तो थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से मामला इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाता है। ओके, सो दिस इज द केस। अब है आपका नेक्स्ट, अगली लिखो लाइन, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स का क्या काम है? डायरेक्शन बदलना, राइट इन, अबे राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ इन लेफ्ट इन साउथ। वेरी गुड, याद रखना इसको। क्यों होती है कोरियोलिस फोर्स? रोटेशन ऑफ अर्थ। ज्यादा कहां पे होगी? वेरी गुड, ताली बजाओ सुधीर के लिए। कम होगा, इक्वेटर से कम होगा। नहीं होगी, देयर इज नो इक्वेटर, ना कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर, अरे नहीं है साइक्लोन वहां पे, ठीक है। और इसको कर लो याद, ये मैंने पहले ही करवा दी है ड्यूरिंग द क्लासेस, ये चीज है ना, तो करंट्स हैं ये पहले मार्क करवा दिए। इसमें बस क्वेश्चन क्या आएगा, वार्म एंड कोल्ड और किस तरफ बह रहा है, बेसिक क्वेश्चंस लिखो। करंट्स ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट in middle and low latitudes, in middle and low latitudes are cold current, ठीक है। currents on the west coast of the continent in low and middle latitudes are cold current। इसका ऑपोजिट ईस्ट कोस्ट पे कौन से होंगे, मिडल लो पे वार्म, लिख लो। currents on the east coast of the continent in low and middle latitude are warm current। आओ अगली लाइन लिखो एक, कि currents on the west coast of high latitudes, currents on the west coast of high latitudes are warm current। समझ आया सुधीर? इक्वेटर जो पास आ चुकी है, हाई मतलब ऊपर सबसे पोलर एरिया में, हायर लैटिट्यूड्स सबसे ऊपर है ना, लास्ट का देखो सबसे ऊपर है। करंट्स ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ हायर लैटिट्यूड आर वार्म करंट, और ईस्ट में क्या हो जाएगा, कोल्ड, जैसे लैब्राडोर। करंट ऑन द वेस्ट कोस्ट, अबे पहली लाइन तो लिख लो, वेस्ट कोस्ट ऑफ हायर लैटिट्यूड्स आर वार्म करंट। अब इसका उल्टा, करंट्स ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ हायर लैटिट्यूड्स आर कॉल्ड, आर एज कोल्ड करंट, ठीक है। देख लो, लैब्राडोर एग्जांपल डालना है तो ईस्ट कोस्ट पे है, कोल्ड है, लेकिन ओयाशियो क्योशियो देख लो, ओयाशियो क्योरोशियो ये मिडिल लैटिट्यूड्स के हैं, ठीक है। ओयाशियो क्योरोशियो क्या है, बिल्कुल ये हायर लैटिट्यूड का है, देखो ओयाशियो इज कोल्ड एंड क्योरोशियो इज वार्म। एक और चीज, एक और बताता हूं, देखो सुनो, अब ध्यान देते, प्यारी बात बताऊंगा। लुक एट हियर, जहां पे भी कोल्ड एंड वार्म करंट मिलते हैं, जहां पे भी कोल्ड करंट एंड वार्म करंट मिलते हैं, वहां पे एक मिक्सचर क्रिएट होता है, जहां पे कोल्ड गर्म और ठंडा मिलेगा, गुनगुना बनेगा, और गुनगुना बनेगा तो फायदा होगा किसके लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए। यहाँ पे प्लैंक्टन्स बन जाते हैं। प्लैंक्टन्स क्या है, फिश का खाना, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन्स, छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पे उपज जाते हैं। एक फॉगी कंडीशन हो जाती है, गर्म ठंडा मिल रहा है, फॉग टाइप हो जाएगा, तो यहाँ पे नेविगेशन के लिए दिक्कत आती है, उनको दूर का नहीं दिखता, फॉग में कैसे दिखेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड के लिए बहुत अच्छा है, वर्ल्ड के बेस्ट फिशिंग ग्राउंड उस एरिया में मिलते हैं जहाँ पे वार्म एंड कोल्ड करंट मिलेंगे। क्यों? कि फिश का खाना तैयार हो रहा है वहाँ पे, अब कुआं तैयार हो रहा है, प्यासा आएगा ही आएगा, राइट। तो फिश यहाँ पे खाना खाने आएंगी। जैसे देखो जापान, जापान की वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री है फिशिंग इंडस्ट्री, बिकॉज ऑफ दिस करंट, ओयाशियो एंड कोयाशियो।
वहां पे ज्यादा खेती नहीं होती, वो लोग फिश इंडस्ट्री पे ज्यादा डिपेंडेंट है। बहुत अच्छा रेवेन्यू आता है इस इंडस्ट्री से उनके पास। सी फाइव सी याद है? ठीक है, कर रहे हो बे? तो लिख लो, द मिक्सिंग ऑफ warm and cold current help to replenish the oxygen and favor the growth of planktons favor the growth of planktons. The primary food of fish population, fish community, fish population, planktons खाती हैं वो। Therefore the best fishing grounds of the world exist mainly in these mixing zones. Therefore the best fishing grounds of the world exist mainly in these mixing zones. समझ आ गई भाई क्या कहानी है? तो जहाँ जहाँ पे मिक्सिंग हो रही है देखो, वहाँ पे वर्ल्ड के बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स हैं भाई, बढ़िया बढ़िया एकदम। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, कहाँ पे? यहाँ दूर जा रहा है, कहाँ पे? अलास्का। हाँ वो तो दूर है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, लेकिन हल्का हल्का रहेगा वहाँ पे भी, हल्का हल्का, ठीक है, हल्का हल्का रहेगा, सिर्फ एक ही है वो, ठीक है। एंड वाला साउथ अमेरिका। अबे इधर देखो ना, साउथ अमेरिका में आओ, देखो साउथ अमेरिका में हाँ ये दिख रहे हैं, ईस्ट साइड में। फॉकलैंड करंट, फॉकलैंड है, फॉकलैंड करंट एंड ब्राजीलियन करंट। ओके, जहाँ पे मतलब आसपास भी दिखेंगे ना, चाहे दूर जा रहे हैं पास जा रहे हैं, वहाँ पे होगा कम से कम। ओके, और कहाँ पे मिलती है फिश आपकी फिश कम्युनिटी मिलती है, और आपके शैलो वाटर बॉडी पे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ओके, हाँ भाई कहाँ खो गए, कहाँ पहुँच गए? ज्योग्राफी खत्म हो गई, डर लग गया। इसका लास्ट चैप्टर इकोलॉजी के ऊपर है, उसको साइंस में करवा देंगे, एनवायरनमेंट में अलग से करवा देंगे उसको, कुछ नहीं है इसमें। फूड चेन, फूड टाइम, ट्रॉफिक लेवल से उसको एनवायरनमेंट में एक साथ, लाइक वही ना, चार चीज एक बार पढ़ाने का फायदा नहीं है, उसमें कंप्लीट करवाएंगे, सब हो जाएगा उसमें। ओके, जल्दी खत्म हो गई।